नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। गेहूं की कटाई गहाई यंत्रों से करने पर किसानों को होगा फायदा। देशी मुर्गियों के पालन से बढ़ेगी किसानों की आमदनी। प्रदेश में गेहूं की जल्दी बोई गई फसल पकने वाली है और कुछ ही दिनों में इसकी कटाई भी होने लगेगी। इस काम को कराने में किसानों को कई मजदूरों की जरूरत पड़ती है, जो या तो समय पर मिलते नहीं हैं या मिलते हैं भी तो इनकी मजदूरी भी काफी अधिक होती है। ऐसे में किसान गेहूं की कटाई गहाई अगर मशीन से कराएं तो उन्हें अच्छा लाभ होगा। इन मशीनों के बारे में बता रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुजफ्फरपुर की कृषि इंजीनियर निधि कुमारी। मैं आप सभी को बता दूं कि अभी जो सीजन चल रहा है हमारा मुख्यतः कटाई का चल रहा है और गेहूं की कटाई का जैसे अभी चल रहा है। तो अगर हम बात करें तो पारंपरिक तौर से अगर हम गेहूं की कटाई करते हैं तो आप हंसिया से करते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है और लेबर की जो कमी है हमारे अभी प्रक्षेत्र में, उसकी वजह से ये और भी कॉस्टली होता जा रहा है। आजकल कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए आसानी से कुशल मजदूरों का मिलना असंभव सा होता जा रहा है और अगर मजदूर मिल भी जाते हैं तो उनकी मजदूरी भी अधिक होती है, साथ ही कार्य क्षमता कम। ऐसे में कृषि यंत्र काफी उपयोगी साबित हो रहा है और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि में यंत्रीकरण अहम भूमिका निभा रहा है। यंत्रीकरण से उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों बढ़ती है। यंत्रीकरण से कम समय में अधिक कार्य कुशलता के साथ किए जा सकते हैं। तो हमें अब मशीन की तरफ मुड़ना चाहिए और इसके लिए बहुत सारे यंत्र हैं जो अभी मार्केट में भी हैं और सरकार द्वारा भी उपलब्ध कराई जा रही है हमारे किसानों को। तो सबसे पहले बात करें तो अगर हंसिया की बात करें तो हंसिया अगर देखेंगे तो लोकल तौर पे हम बोलते हैं कट्ठा। अगर दिन भर में एक लेबर काम करता है तब जाके वो आधा कट्ठा जैसा प्रति घंटे के हिसाब से काम करता है। तो आप देखेंगे कि आपका लेबर कॉस्ट 150 से 200 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से चला जाता है। तो ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो हम अब आते हैं छोटे यंत्र की तरफ। तो बात करें तो छोटे यंत्र में हमारा आता है मल्टी क्रॉप कटर या ब्रश कटर बोलते हैं इसको। तो मल्टी क्रॉप ब्रश कटर में क्या होता है कि आप एक आदमी इसको संचालित करने के लिए होना चाहिए और इसका जो इंजन होता है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है, जो कि मार्केट में अवेलेबल है और इसका जो प्राइस होता है 12,000 से लेके 20,000 तक के रेंज में होता है। तो अगर आप देखेंगे कि ब्रश कटर कैसे काम करता है, आप देखेंगे नीचे में एक कटर लगा होता है और ब्रश कटर एक लंबा यंत्र होता है जिसको कंधे पे रखकर और नीचे की तरफ ले जाके उसको हम कटर से जो भी आपका सोयाबीन है, मक्का है या फिर गेहूँ है, सूरजमुखी है, इस तरह की फसलों की कटाई आप कर सकते हैं। तो इसमें आपका देखिए 1 एकड़ प्रतिदिन के हिसाब से आप इसमें कटाई कर सकते हैं। तो ब्रश कटर को भी अगर संचालित करने की बात करें तो इसमें 200 से 250 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से आपकी जाती है, क्योंकि इसकी जो फ्यूल होती है अभी जैसे पेट्रोल कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया है तो इससे आपकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये छोटे स्तर पे जो छोटे रकबे वाले किसान हैं तो इनको इस तरह के मल्टी क्रॉप ब्रश कटर लेने चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे फसल हैं जो आप इससे काट सकते हैं। अगर दूसरे नंबर पे आ जाए तो हमारे पास है सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइंडर। रीपर कम बाइंडर भी 2-3 तरह के होते हैं, जैसे कि सेल्फ प्रोपेल्ड में भी आपका 15 से 20 HP का इंजन भी उसमें होता है। कई बार आप देखेंगे रीपर जैसे वर्टिकल कन्वेयर रीपर भी होता है जिसको हम ट्रैक्टर के पीटीओ से लगा के चलाते हैं, तो उसमें आपको 45 से 50 HP का इंजन चाहिए होता है ट्रैक्टर का। पावर रीपर कृषि मशीनरी है जो पकी होने पर फसलों को काटने में मदद करती है। बाजार में कई प्रकार की रीपर उपलब्ध है। यह एक बहुउद्देशीय मशीन है जो कई कार्यों को एक छोटे और प्रबंधनीय रूप से करता है। यह कम प्रयास में विभिन्न फसलों को आसानी से काटकर एक तरफ डाल देता है, जिससे कृषक आसानी से फसल को इकट्ठा कर सकता है।
तो अगर इससे बात करें सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइंडर, तो आप देखेंगे कि उससे क्या होता है कि आप जब कटनी होती है तो 3 से 5 इंच ऊंचाई पे होती है, मतलब वो डंठल को 3 से 5 इंच जमीन से ऊंचा वो काटता है और वो दाहिने साइड में वो गिराता जाता है डंठल बंडल बना के, मतलब आपकी गठरी बनती जाती है। तो इसमें भी लेबर कॉस्ट कम हो जाता है। तो इसका जो कॉस्ट है आपका 250 से 350 या 500 तक भी पड़ता है प्रति घंटे। उसके बाद अगर बात करें कि वर्टिकल कन्वेयर रीपर क्या होता है, वर्टिकल कन्वेयर रीपर ऐसा होता है कि 45 से 50 HP ट्रैक्टर की वर्टिकल कन्वेयर रीपर लगाया जाता है और वो क्या करता है, गठरी नहीं बनाता है फसल की, वो सीधे वो कटाई करके आपके पीछे ट्रैक्टर के वो छोड़ता जाता है। बाद में हमारे लेबर उसको उठा के गठरी बना ले या उसको जमा कर सकते हैं। तो वर्टिकल कन्वेयर रीपर भी एक अच्छा यंत्र है, क्योंकि इससे आप 1 हेक्टेयर प्रति घंटे के हिसाब से आप कटनी कर सकते हैं। यह कम प्रयास में गेहूं, धान और अन्य तिलहन और दलहन फसलों की कटाई और बंडल बनाने के लिए उपयुक्त है। इस मशीन से फसल की कटाई एवं बंडल बनाने का कार्य एक साथ हो जाता है। किसान इसकी सहायता से आसानी से बंडलों को इकट्ठा कर सकते हैं। यह गेहूं एवं धान की फसल हेतु बहुत उपयुक्त है। इससे फसल कटाई की लागत में लगभग 50% की बचत होती है। उसके बाद हमारा आता है विशेष रूप से जो आजकल मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है हमारे यहाँ कंबाइन हार्वेस्टर, जो पहले तो हमारे यहाँ उतना प्रचलित नहीं था लेकिन आजकल काफ़ी प्रचलित हो रहा है। तो कंबाइन हार्वेस्टर की बात करें, इससे क्या होगा, 10% जैसा मॉइस्चर होना चाहिए। अगर 10% से नमी कम जाती है तो क्या होगा, आपका डंठल खेत में बिखरने लगेगा सारा अनाज। तो इससे क्या होता है, आपका लॉस ज़्यादा होगा, ग्रेन लॉस जो बोलते हैं, अनाज का लॉस होगा। तो इससे बचने के लिए आपको एक अनुशंसित 10% तक की नमी आपकी होनी चाहिए, जो किसान आराम से देख के उसको पहचान सकते हैं। दूसरी बात कि आपको खेतों में ये ध्यान रखना होगा, जैसे मान लीजिए आपने कंकर पत्थर है या कुछ भी मशीन चलाने से पहले तो आप हटा सकते हैं, एक बार मुआयना कर सकते हैं। तो कंबाइन हार्वेस्टर हमारे यहाँ 30 से 35 लाख कीमत पे उपलब्ध कराई जाती है। इस पे भी अनुदान राशि दी जाती है। कंबाइन हार्वेस्टर, भिन्न भिन्न प्रकार के कंबाइन हार्वेस्टर 2 से 6 मीटर लंबे कटरवार में उपलब्ध हैं। इसका कार्य एक बार में ही फसल की कटाई, मड़ाई, ओसाई, सफाई एवं दानों को इकट्ठा करना है। इसमें कई भाग होते हैं, जैसे हेडर यूनिट, मड़ाई यूनिट, सेपरेशन यूनिट एवं कलेक्शन यूनिट इत्यादि। इस यंत्र के द्वारा कटाई, गहाई और पैकिंग एक साथ हो जाती है। इस यंत्र के प्रयोग से समय और लागत दोनों की बचत होती है। तो कंबाइन हार्वेस्टर में क्या होता है, आपका कटनी के बाद आप इसकी दौनी भी कर सकते हैं। तो कटनी में क्या होता है कि आपका जैसे कंबाइन हार्वेस्टर का हेडर साइज होता है, मतलब आपको कितने सारे फसल की चौड़ाई को लेना है एक साथ, वो आपको डायरेक्ट करता है रील की तरफ, और रील से वो कन्वेयर के थ्रू होता हुआ मतलब कटाई होती है, और फिर वो कटा हुआ जो आपका हिस्सा है गेहूं का, वो आपका जाता है थ्रेसिंग ड्रम में कन्वेयर के जरिए। और क्या होता है, थ्रेसिंग ड्रम में रोटेटिंग ड्रम होता है, जैसे कि उससे डंठल और जो आपका दाना है वो अलग होता है और भूसा आपका एक तरफ गिर जाता है। तो इससे क्या होता है, कंप्लीट एक किसान 150 से 200 एकड़ प्रतिदिन के हिसाब से आपका हार्वेस्टर आपकी फसल को तैयार कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन अगर इसमें कॉस्ट की बात करें तो थोड़ा ये कॉस्टली है, 2500 से लेके 3000 प्रति घंटे इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। लेकिन एक चीज़ है कि जो बड़े किसान हैं जिनकी रकबा मतलब ज़्यादा है, उसके लिए ये कंबाइन हार्वेस्टर काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो इससे आप बहुत तरह के फसल आप कटनी कर सकते हैं, जैसे सोयाबीन है, सूरजमुखी है, आपका मक्का है, जो भी आपकी फसल है जो गेहूं की तरह है, जैसे कि कोई दलहन वाली प्रोडक्ट फसल भी है, तो वो भी आप उससे काटनी कर सकते हैं। यंत्र सुचारू रूप से काम करते हैं और इनके रख रखाव में अधिक खर्च ना करना पड़े, इसके लिए समय समय पर यंत्रों के चल पुर्जों को कसते रहें। साथ ही घूमने वाले भागों पर ग्रीसिंग और लुब्रिकेशन करें। यंत्रों को उपयोग के बाद अच्छी तरह से साफ करके नमी रहित स्थान पर यंत्रों को रखें। इन यंत्रों पर मिलने वाले शासकीय अनुदान के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि बिहार सरकार द्वारा ऐसा कुछ स्कीम है क्या जो हमें पैसे उपलब्ध करा सकते हैं या अनुदान राशि दिला सकते हैं, तो किसानों के लिए बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिसमें 90% तक की भी अनुदान राशि की योजना बनाई गई है, और कुछ यंत्रों पे 50% तक की योजना भी बनाई गई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करके पोर्टल है, बिहार के जितने भी किसान हैं वो वहाँ पे जो पंजीकृत किसान हैं वो उस पर जाके अनुदान राशि का फ़ायदा ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।
देशी मुर्गियों का पालन आमतौर पर ग्रामीण परिवेश और आदिवासी क्षेत्रों में शुरुआती दौर से होता आ रहा है, लेकिन अब देशी मुर्गियों का पालन एक व्यवसाय का रूप ले चुका है, जिससे न केवल अतिरिक्त आमदनी कमाई जा सकती है, बल्कि दूसरे लोगों को रोजगार भी दिया जा सकता है। बस सफलता तब और भी बढ़ जाती है जब देशी मुर्गियों की उन्नत नस्लों का पालन वैज्ञानिक तौर तरीकों से किया जाता है। तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। जैसा कि नाम से विदित है, बैकयार्ड मतलब किसान भाई अपने घर के पिछवाड़े में बाड़ा एक बनाकर उसमें 50 से 100-200 की संख्या में मुर्गियों का पालन करते हैं और ऐसा करने से वो अपने दैनिक जीवन की जो आवश्यकता है उनको पूरा करते हैं और अपने घर में जो अंडे और मांस की उपलब्धता भी सुनिश्चित करते हैं, जिससे उनके परिवार का जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, पोषक सुरक्षा है, वो भी बनी रहती है और उनकी नियमित आय भी बनी रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि से जुड़े कई ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें करके किसान मुनाफा कमाते हैं, लेकिन छोटे किसान या जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है या वे अधिक पूंजी नहीं लगा सकते, उनके लिए देसी मुर्गियों यानी बैकयार्ड मुर्गियों का पालन फायदे वाला हो सकता है। जो प्रमुख बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए कई सारी प्रजातियों का विकास किया गया है शासन द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के अंतर्गत, जिनमें अलग अलग प्रदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा वहाँ की देसी प्रजातियों के द्वारा इनका विकास किया गया है। इसके अतिरिक्त पीडीपी हैदराबाद के द्वारा बनराजा और ग्राम प्रिया नामक नस्लों का विकास किया गया है। इसके अलावा बेंगलोर विश्वविद्यालय द्वारा गिरिराजा गिरिरानी नस्ल का विकास किया गया है। केरला विश्वविद्यालय द्वारा स्वर्णधारा नस्ल का विकास किया गया है। तमिलनाडु विश्वविद्यालय द्वारा नंदनम नस्ल का विकास किया गया है और ये सभी नस्लें अपने अपने क्षेत्रों में किसानों द्वारा पाली जा रही हैं और इनसे किसान अच्छी मात्रा में लाभ कमा रहे हैं। लाभ इनका जो विकास किया गया उनमें दो मुख्य बातों का ध्यान रखा गया है। सर्वप्रथम तो ये जो हमारी देसी मुर्गी है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता और विपरीत वातावरण को सहने की क्षमता तो होती है, लेकिन इसका जो उत्पादन है वो बहुत कम होता है। तो जब इनका विकास किया गया जो उच्च नस्लों का, तो इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता और वातावरण को सहने की क्षमता को बनाए रखते हुए इनकी जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाने के पर विशेष ध्यान दिया गया। और वर्तमान में जो बैकयार्ड की जो प्रजातियां विकसित की गई हैं वो करीब 120 से लेकर 160 अंडे प्रति वर्ष देती हैं और इनकी जो 1 किलो का भार है वो करीब 8 से 12 सप्ताह में प्राप्त कर लेती हैं, जो हमारी देसी मुर्गी से बहुत अच्छा है। साथ ही इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च होने के कारण किसान भाई इनको आसानी से पाल सकते हैं। इनके प्रबंधन के लिए कोई वैज्ञानिक विशेष परिस्थितियों की जरूरत नहीं होती है। इन प्रजातियों का प्रतिवर्ष लगभग 140 अंडों का उत्पादन होता है और 2 से 3 वर्ष तक अंडा देती हैं। यानी एक मुर्गी अपने जीवन काल में औसतन 250 से 300 तक अंडों का उत्पादन करती है और इनके मुर्गे भी बाजार में अच्छी कीमत पर बिकते हैं। ऐसे में अगर आप 25 मुर्गियों का पालन करते हैं तो एक साल में करीब 20,000 रुपए बड़े आराम से कमा सकते हैं। इनमें जो खास बात है कि किसान भाई अपने खेत के आसपास जो चारा लगा है उसमें पूरे खुले में इनको पाल सकते हैं। तो ये मुर्गियां जो जमीन पर दाना पड़ा रहता है, जो घास रहती है, जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनको खाकर भी अपना भोजन पूरा चला लेती हैं और दाने की जो खपत है, दाने की जो लागत है वो पूरी बच जाती है, इससे कि किसान भाइयों का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता है। एक और अभी पिछले कुछ समय में बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग का जो विशेष महत्व देखा गया है, जो मुर्गियां कीड़े मकोड़े खाती हैं और जो घास खाती हैं उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो फैटी एसिड हैं उनकी मात्रा बहुत रहती है और ऐसी मुर्गियों के जो अंडा और मांस है उसमें भी इनकी मात्रा अच्छी रहती है। तो वर्तमान समय में जो उपभोक्ता हैं वो बैकयार्ड में पाली हुई मुर्गियों की डिमांड बहुत अधिक कर रहे हैं और इससे किसान भाइयों के इनके जो लाभ है वो भी ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि बाज़ार में इनकी डिमांड बढ़ने से इनकी कीमत भी अच्छी प्राप्त हो रही है। साथ ही लागत कम होने से किसान भाई आसानी से इसको पाल सकते हैं। इन मुर्गियों में विदेशी मुर्गियों की तुलना में रोग कम आते हैं और आपका प्रबंधन ठीक से होगा तो बीमारियों के आने की संभावना बहुत कम रहेगी।
इसके अलावा अगर आप इनका टीकाकरण करवा लें तो बीमारियों का जोखिम पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उसके बाद मुर्गियों के जैव प्रबंधन बैकयार्ड में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप बीमारी को आने से रोक लेंगे तो आपके जो मुर्गियां हैं वो बीमारी नहीं होंगी। तो उसके लिए आप जो बाहरी जो पक्षी हैं, प्रवासी पक्षी हैं, उनको संपर्क को रोकिए। उसके साथ साथ में जो अपना बाड़ा है उसकी भी नियमित अंतराल पर सफाई करते रहें। कोई मुर्गी अगर बीमार होती है तो उसको तुरंत समूह से अलग कर दें। मृत मुर्गियों को गड्ढे में गाड़ दें, उनको खुला न छोड़ें। और उसके अलावा पानी के बर्तनों को भी अच्छे से साफ करें। जब कभी ज़रूरत हो तो दवाओं का भी इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ टीकों का इसमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें से जो व्यावसायिक रूप से मुर्गी पाली जाती हैं उनमें तो कई टीके लगाए जाते हैं, लेकिन बैकयार्ड में केवल रानीखेत नामक बीमारी का लासोटा नामक स्ट्रेन आपको हर 2 से 3 महीने में पानी में मिलाकर दे देना है, जिससे कि आपके जो मुर्गियों के समूह है उसमें ये बीमारी ना आए। इन सब बातों का अगर किसान भाई ध्यान रखेंगे तो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर बिहार द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान में हल्के बादल आ सकते हैं। हालांकि मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकती है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। मौसम के इस मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि गर्मा मूंग और उड़द की बुआई को प्राथमिकता देकर 10 अप्रैल से पहले बुआई संपन्न कर लें। मूंग की उन्नत किस्मों में पूसा विशाल, सम्राट, SML 668, HUM 16 उन्नत किस्में हैं और उड़द की उन्नत किस्मों में पंत उड़द 19, पंत उड़द 31, नवीन और उत्तरा का चयन कर सकते हैं। बुआई से ठीक पहले शोधित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके बुआई करें। भिंडी की फसल में लीफ हॉपर कीट की निगरानी करते रहें। यह कीट दिखने में सूक्ष्म होता है। हरे रंग के छोटे कीट और प्रौढ़ दोनों भिंडी की पत्तियों के निचले हिस्से में रहते हैं और रस चूसते हैं, जिसके फलस्वरूप पत्तियां किनारे से पीली होकर सिकुड़ जाती हैं और प्यालानुमा आकार बनाकर धीरे धीरे सूखने लगती हैं। इस कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। गर्मा सब्जियों जैसे भिंडी, नेनुआ, करेली, लौकी और खीरा की बुआई अविलंब संपन्न करें। विगत माह बोई गई सब्जियों की फसल में आवश्यकता अनुसार निकाई गुड़ाई करें। इन फसलों में कीट की निगरानी करते रहें। कीट का प्रकोप फसल में दिखने पर मेलाथियान 50 EC या डाइमेथेट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट की निगरानी करें। थ्रिप्स प्याज को नुकसान पहुंचाने वाला मुख्य कीट है। यह आकार में अति सूक्ष्म होता है और यह पत्तियों की सतह पर चिपक कर रस चूसते हैं, जिससे पत्तियों पर दाग दिखाई देते हैं, जो बाद में हल्के सफेद हो जाते हैं। थ्रिप्स की संख्या अधिक पाए जाने पर प्रोफेनोफास 50 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। ओल की फसल की बुआई करें। बुआई के लिए गजेंद्र किस्म अनुशंसित है। प्रत्येक 0.5 किलोग्राम के कंद की रोपनी के लिए दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। ओल की कटे कंद को ट्राइकोडर्मा विरिडी दवा के 5 ग्राम प्रति लीटर गोबर के घोल में मिलाकर 20 से 25 मिनट तक डुबो कर रखने के बाद कंद को निकालकर छाया में 10 से 15 मिनट तक सूखने दें। उसके बाद उपचारित कंद को लगाएं ताकि मिट्टी जनित बीमारी लगने की संभावना को रोका जा सके और अच्छी उपज प्राप्त हो।
आम में मटर के दाने के बराबर की अवस्था हो गई है। इस अवस्था में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 2 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर और हेक्साकोनाजोल 1 ग्राम प्रति 2 लीटर पानी के हिसाब से या डाइनोकेप 46 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़कने से मधुआ और चूड़िल आशिता की उग्रता में कमी आती है। प्लेनोफिक्स नामक दवा 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करने से फल के गिरने में कमी आती है। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दुबौली, जिला बक्सर के सुदर्शन प्रसाद ने। आपने मिल्किंग मशीन के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसे कि आपने कहा है कि जो पशुपालन हमारा एक मुख्य उद्देश्य है, इसके तहत हम अच्छी नस्ल के जितने भी हमारे जो पशु हैं उनकी पैदावार को बढ़ा रहे हैं और उसमें अलग अलग तरीके से हम खोज कर रहे हैं कि ताकि पशु का रख रखाव, पशु का चारा, पशु में आने वाली जो भी बीमारियां हैं उसका निदान और साथ साथ जो उसका उत्पादन जो होता है उसको भी हम लें। जो अच्छे जो दुधारू हमारे जो गाय हैं उनसे हमें दूध 2 तरीके से लिया जाता है, जैसे कि हाथ के द्वारा जो हाथ से निकाला जाता है, लेकिन वो उनमें होता है कि जिनकी लगभग 5 से 6 किलो के लगभग जिनसे दूध पैदा होता है। हमारे संस्थान में मुख्यतः जो भी पशु हैं 10 से 15 किलो के लगभग उनका एवरेज दूध होता है और इसलिए उसके लिए हमने एक मशीन का उपयोग में लाते हैं और मशीनों के द्वारा हम दूध निकालते हैं। पशुपालकों के सामने अक्सर देखने में आता है कि अधिक दूध देने वाले दुधारू पशुओं का दूध निकालने के लिए समय पर दूधिया नहीं मिलते या फिर मिलते भी हैं तो अधिक मजदूरी पर मिलते हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान है मिल्किंग मशीन। इसकी शुरुआत डेनमार्क और नीदरलैंड से हुई और आज ये तकनीक दुनिया भर के लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। आजकल डेयरी उद्योग से जुड़े अनेक लोग पशुओं से दूध निकालने के लिए मशीन का प्रयोग कर रहे हैं। मशीनों की जिसे दूध को हम निकालने का एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि उसमें जो नेगेटिव प्रेशर है जिससे हम दूध निकालते हैं वो एक ठीक होना चाहिए। सफाई का हम ध्यान रखते हैं और मशीनों से एक एडवांटेज हमें क्या होता है कि जो हाथ नहीं लगता दूध में, तो हैंडलिंग में भी हमारा साफ सफाई का ध्यान होता है जिससे कि दूध हमारा बड़ा स्वच्छता से निकाला जाता है। जो हमारे कम दुधारू पशु होते हैं जिसमें हमारी मुख्यतः देसी गाय होती हैं उनको हम लोग हाथ से दूध निकालते हैं और जिसमें विशेष तौर से हम ध्यान रखते हैं कि उसमें सफाई का भी हम उसमें जो ध्यान रखें और इस हिसाब से हमारे यहाँ संस्थान में दूध निकाला जाता है और स्वच्छ दूध उत्पादन करें, क्योंकि आगे आने वाले दिक्कतें ये आ रही हैं कि हमारे पास क्लीन मिल्क प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है ताकि इससे हम अपने जो एक्सपोर्ट की क्वालिटी जो है इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं। और ये तभी होगा कि जब हम साइंटिफिक तौर तरीके अपनाएं, नस्ल सुधार पर ध्यान दें, साफ़ सुथरा दूध उत्पादन करें और ताकि इससे उनकी जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आमदनी भी अच्छी होगी और उनको जब आमदनी अच्छी होगी तो उनका अपना पूरा घर परिवार अच्छा चलेगा। पशुपालक भाइयों, अब आइए बात करते हैं मिल्किंग मशीन से दूध निकालने के फायदे के बारे में। तो मिल्किंग मशीन से पशु का दूध बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। इससे पशुओं के थनों को कोई नुकसान नहीं होता और दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होने के साथ ही अच्छी गुणवत्ता और स्वच्छ दूध प्राप्त होता है। मिल्किंग मशीन से दूध निकालने से श्रम और लागत के साथ साथ समय की भी बचत होती है
पशुपालक भाइयों, आज के समय में बाजार में कई प्रकार की मिल्किंग मशीन उपलब्ध है और इनकी कीमत उनकी कार्य क्षमता के अनुसार अलग अलग है, जिसे आप खरीद कर अपने डेयरी फार्म पर इस्तेमाल करके समय, श्रम और लागत को काफी हद तक कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।